तो लिविंग वर्ल्ड थोड़ा सा रिवाइज कर लें कल वाला। आवाज वाइवा रखेंगे ना लास्ट में 1:30। हाँ हाँ क्लास में ऐसे ही। कल टेस्ट है ना तुम्हारा? अच्छा तो कल टेस्ट है तो सर कल पढ़ेंगे। हाँ क्या? एक जवाब आया इधर से। चलो लिविंग वर्ल्ड एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था। कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अच्छा, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सब में ग्रोथ होती है। लेकिन ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? वाई? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो ग्रोथ एक्सटर्नल होती है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंटरनल होती है। दूसरा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। यूनिसेल्युलर भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, मल्टी सेल्युलर भी कर सकता है। रिप्रोडक्शन के पैटर्न हमने सारे देख ही लिए थे। अच्छा, क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। और मैं ये बोलता हूं रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? व्हाई? हाँ, सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जिसका एग्जांपल है वर्कर हनी बी, म्यूल और इनफर्टाइल कपल्स। क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कौन सा है जो अनएक्सेप्शनली डिफाइनिंग फीचर है? मेटाबॉलिज्म। इसका कोई एक्सेप्शन है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो बताओ वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, आप उसको कह ही नहीं सकते, बट रिएक्शन इज लिविंग। तो अगर उसको लिविंग बोलना हो तो सिस्टम क्या होना चाहिए? सेल। फॉर्म क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। इसका मतलब यहां से एक बात पता चलता है, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल होने पर वो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? लिविंग। तो लिविंग फॉर्म क्या हो जाएगा? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है कॉन्शियसनेस। बताओ ये क्या डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है ना? इसका एक्सेप्शन है। अच्छा, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब होता है? ये किसमें? ह्यूमंस में। कॉन्शियसनेस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा, ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो सेल्फ साइडेड ज्यादा है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के लिए हो गया। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए एक्सेप्शन आ गया, कॉमा पेशेंट, क्योंकि उसका ब्रेन डेड है, उसमें मशीन से अपन हार्ट और लंग्स उसका पंप करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म तब उसमें चल रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। तो विद एक्सेप्शन फीचर कौन सा है? कॉन्शियसनेस। विदाउट एक्सेप्शन कौन है? मेटाबॉलिज्म। यहां तक हमने पढ़ा था। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी हमने ये कही थी कि क्या हो सकता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, एवोल्यूशनरी उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, और इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। यहां तक हमने पढ़ा था। और फिर हमने शुरू कर दिया था टैक्सोनॉमी। चलो, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी की हमने जब बात की तो किसने डिस्कवर किया टैक्सोनॉमी को? द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी कैंडोले, राइट? कैरोलस लीनियस कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये बताना कि ये जो टैक्सोनॉमी है इसमें दो वर्ड देखो, एक वर्ड है टैक्सा और एक वर्ड है नॉमी। टैक्सा जो वर्ड है वो ग्रुप से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड? ग्रुप्स। और नॉमी मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर। दो वर्ड यहां पर आ रहे हैं, एक आ रहा है टैक्सा, एक आ रहा है नॉमेनक्लेचर यानी नॉमी। दो वर्ड है।
ये दोनों वर्ड का जो ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज से है, यानी ये पूरा वर्ड कौन सा है? ग्रीक है। ये वर्ड ध्यान रखना है तुम्हें, ये वर्ड कौन सा है? ग्रीक। ठीक है। कैरोलस लीनियस एक लैटिन साइंटिस्ट था। कैरोलस लीनियस कौन सा साइंटिस्ट था? लैटिन। और उसने नॉमेनक्लेचर दिया था, तो वो नॉमेनक्लेचर का जो बेस था वो लैटिन एवोल्यूशन है। कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी टर्म नहीं दिया, टैक्सोनॉमी टर्म तो एपिगैंडोले ने दिया। तो इसका मतलब ये ओरिजिन किसका है? ग्रीक से। बट एक वर्ड आएगा सिस्टमैटिक्स, वो लैटिन ओरिजिन है, वो कैरोलस लीनियस ने दिया। तो टैक्सोनॉमी की जगह सिस्टमैटिक टर्म किसने यूज में लिया था? कैरोलस लीनियस ने। वो लैटिन है और ये ग्रीक है। तो ग्रीक में टैक्सा और नॉमी दो चीजें आ रही है। टैक्सा का मतलब क्या है? ग्रुप। और नॉमी मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर। ग्रुप का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। ग्रुप का मतलब क्या होता है? हमने क्या करा है? क्लासिफिकेशन किया है। और नॉमेनक्लेचर मतलब मैंने उसकी नेमिंग की है। आप क्लासिफिकेशन कब करते हो? किसी का भी क्लासिफिकेशन आप कब कर सकते हो? जब आपको उसके कैरेक्टर्स पता है। क्या पता है? उसके कैरेक्टर्स पता है। तो कैरेक्टराइजेशन भी इसी में आ जाएगा। पहले आप कैरेक्टराइजेशन करो, फिर क्लासिफिकेशन करो। अगर आपको किसी का नाम रखना है तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करो। पहले उसका क्या करो? आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उसका नाम रखो। समझ हमारी बात? तो ये हो गया इसके लिए नॉमेनक्लेचर से पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। तो अब कौन कौन से फीचर्स टैक्सोनॉमी में आ गए? सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में नॉमेनक्लेचर। इन सबको एक साथ में इन्होंने क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमी। इन सबकी स्टडी को एक साथ में हमने क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमी। कुछ समझ आ रहा है? दिमाग में सेट करो, क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे 100%, वो भी करेक्ट। तो ये सारी चीजें समझ में आएगी तो दिमाग लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर से बोल देता हूं, टैक्सोनॉमी टर्म एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। इसमें दो वर्ड चल रहे हैं पैरेलली, वन इज ए टैक्सा एंड सेकंड इज नॉमी। टैक्सा वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, इसका मतलब ही क्या है? ग्रुप। और नॉमी का मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर। तो अगर आपको किसी का ग्रुप बनाना है, मतलब आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। ग्रुप क्यों बनाएंगे हम? ताकि अपन उसको प्रॉपर्ली किसी ग्रुप के अंदर रख पाए, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रख पाए, यानी अपन उसको क्लासिफाई कर पाए। और क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसके कैरेक्टर्स क्या है। क्योंकि कैरेक्टर देख के तो ग्रुप बनाओगे, कैरेक्टर देख के तो पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रखोगे। और नॉमेनक्लेचर करने से पहले क्या? नाम रखने से पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसकी आइडेंटिटी। बिल्कुल एनसीईआरटी ने साफ लिखा है, नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। प्रायर है, नाम रखोगे किसी का तो उससे पहले उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। सुन भाई बात, तो हमको यहां पे चार चीजें नजर आ रही है। क्या क्या नजर आ रहा है? क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जिसमें करते हैं, जिस साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें चार चीजें रिलेटेड है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया कि टैक्सोनॉमिक है, बट इसकी नीड क्या पड़ी? एपी कैंडोले ने इसकी जरूरत क्यों फील की? तो नीड ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? इस ब्रांच को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रीजन है? इसका रीजन ये था, डार्विन ने एक बात बोली। ठीक है, अब समझेंगे इधर अपन। डार्विन ने क्या बात बोली? डार्विन एचएमएस बीगल, एक सेल शिप लेके सी वॉयज के टाइम में वो घूमने गया। नो व्हाट एचएमएस बीगल? एचएमएस बीगल उसके एक बोट का नाम था, शिप का नाम था, उसको वो लेके गया और सी वॉयज के टाइम गया। सी वॉयज का मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता समुद्र हुआ करता था,
तभी, और वो टाइम कौन सा था, 1835 के आसपास। तो इस टाइम वो घूमने गया। कहाँ कहाँ घूमने गया? साउथ अमेरिका। कहाँ गया? साउथ अमेरिका। और उसके पास में लगे हुए हैं गैलेपेगोस आइलैंड, वहां पे घूमने गया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी जगह पे गया था वो। ठीक है, तो वहां घूमने गया तो उन्होंने क्या चीज नोटिस की? उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो वो एनिमल्स वगैरह देख रहा है, प्लांट वगैरह देख रहा है, उनमें वो दो चीजें नोटिस कर रहा है कि इनमें सिमिलैरिटी है। हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है और हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी है। क्या देखा उन्होंने, नोटिस क्या किया? जैसे एक बर्ड है, दूसरा बर्ड है, तो दोनों बर्ड में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों बर्ड है, दोनों उड़ सकते हैं, दोनों में विंग्स हैं, सिमिलैरिटी दोनों में बीक है, दोनों के पाँव में वो है क्लॉज है वगैरह, नेल्स वगैरह है, तो ये सिमिलैरिटी है। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है? साइज अलग है, कलर अलग हो सकता है, फीडिंग पैटर्न अलग हो सकता है, एक हर्बीवोर हो सकता है और एक कार्निवोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो है डिसिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किस बेस पे थे? सिमिलैरिटी थी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, तो डिसिमिलैरिटी थी बिहेवियर के बेस पे। अगर सिमिलैरिटी थी बिहेवियर के बेस पे तो डिसिमिलैरिटी थी मॉर्फोलॉजी के बेस पे। बातें समझ मारिए, यानी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, बिहेवियरल सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, वो देख रहा था। तो उसने ये बोला कि अगर सिमिलैरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के एंसेस्टर कॉमन थे। इसका मतलब इन सब के एंसेस्टर कॉमन थे, तभी तो उनमें सिमिलैरिटी है। भाई एक पिताजी के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों में सिमिलैरिटी है, क्यों? क्योंकि उनके पिताजी कॉमन है, सबका डीएनए सेम है। नहीं आ रही बातें समझ में? तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी आ रही है, किस बेस पे आ रही है? क्योंकि इनका एंसेस्टर कॉमन था। लेकिन डिसिमिलैरिटी आ रही है, इसका क्या रीजन है? नेचुरल सिलेक्शन। जो डिसिमिलैरिटी आ रही है उसका क्या रीजन है? नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर ने उस ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज करने को कहा कि बेटा तू चेंज कर ले, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। ठीक है, नेचर ने क्या कहा कि अगर तुम अपने अंदर चेंज करते हो तो ठीक सरवाइव कर जाओगे, चेंज नहीं किया तो विकेट उड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने अंदर, जिसने अपने अंदर चेंज किया वो सरवाइव कर गया, जिसने अपने अंदर चेंज नहीं किया वो मर गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ लग गया। और जिसने अपने अंदर चेंज किया वो चेंज होता रहा, होता रहा, होता रहा, नई स्पीशी बन गया, वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन कभी न कहीं उनके अंदर सिमिलैरिटी तो है। तो एनसीईआरटी ने यहां पर एक लाइन लिखी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism share common genetic material. Common genetic material, but in various degree. ये जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको इसने क्या बोल दिया? पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। चाहे वो पहले के एनिमल थे, चाहे वो अभी के एनिमल हैं, चाहे वो फ्यूचर के एनिमल होंगे, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। सबका जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कॉमन है। तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं कॉमन है, तभी तो सिमिलैरिटी आ रही है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो बिहेवियर हो। बच्चों समझ मारी बातें? तो इसका मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये यही तो कहने की कोशिश कर रहा है कि सब ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे और बाद में वेरिएशंस आए होंगे, चेंजेस आए होंगे, तो नई नई स्पीशी बन गई। तो अब साइंटिस्ट उन नई स्पीशी को देख रहा है और देखिए कह रहा है ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इतने सारे अलग है, हम क्या करेंगे? हमको इनकी स्टडी करनी है, कैसे दिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी? टैक्सोनॉमी की। क्या प्रॉपर किसी कैटेगरी में इनको डालेंगे, ये कौन सी कैटेगरी के हैं, ये कौन सी कैटेगरी के हैं, इन किन किन में ज्यादा सिमिलैरिटी है, किन किन में ज्यादा सिमिलैरिटी है। स्टडी को क्या करना है? इजी करना है। इसलिए क्या आ गई? टैक्सोनॉमी। इसको कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारी वेराइटी दिखती है तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन चीजों को देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN डेवलप हुआ। उसने बताया 1.7 से लेके 1.8 मिलियन टाइप की स्पीशीज अवेलेबल है, मैनी मोर येट टू बी एक्सप्लोर। अभी तक बहुत सारी एक्सप्लोर करनी बाकी है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को आप कैसे स्टडी कर पाओगे? क्लासिफिकेशन करके, प्रॉपर्ली उसको प्लेस देके। और प्लेस देने के लिए कौन सी ब्रांच आ गई है? टैक्सोनॉमी। समझ आ रहा है? पता नहीं क्या बोल दिया सर। हाँ, इससे तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैंने एक और कॉन्सेप्ट तुम्हारा डार्विन से रिलेटेड पॉइंट क्लियर कर दिया।
एवोल्यूशन वाला। क्लियर है यहां तक? तो टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टैक्सोनॉमी से पहले हमको यह बात समझ में आ गई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं कॉमन जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, लेकिन वेरियस डिग्री में, अलग अलग डिग्री में, इसलिए उनके अंदर वेराइटी है, वेरिएशंस है। और उस वेरिएशन के लिए हमने टर्म क्या यूज में लिया? डाइवर्सिटी। उस डाइवर्सिटी को सुलझाने के लिए कौन सी ब्रांच आ गई? टैक्सोनॉमी। हो गया ये? पीछे क्लियर है लास्ट तक? पक्का? क्वेश्चन नीट में आएंगे और दिमाग तभी लगेगा जब हमारे चीजें समझी भी होगी। अब रट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? रट लो, मैं चले जाओ, कितना रटोगे? कम से कम कंसेप्ट और बेसिक चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट होगी कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तभी तो अपन दिमाग लगा पाएंगे। चैप्टर अपने आप में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर का कनेक्शन बहुत सारे चैप्टर के साथ है, तो कम से कम वो लिंक करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। अच्छा, कल टेस्ट है ना तुम लोगों के, तभी स्ट्रेस में लग रहे हो। स्ट्रेस में तो ये कि तुक्का कैसे लगाएंगे, ऐसा कि कल वाला तुक्का हमारा सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा है? हाँ, जितना स्ट्रेस, कॉर्टिसोल ज्यादा निकल गया। पार्थिनोजेनेसिस को भी कंसीडर करेंगे रिप्रोडक्शन में। पार्थिनोजेनेसिस अलग होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होता है पार्थिनोजेनेसिस। आप उसको एसेक्सुअल टाइप मान सकते हो। ये हटा दूं? ये कहां से आ गया? अच्छा, डाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन है उसको अपन क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ये वेरिएशन किस बेस पे आती है भाई बताओ? उनके नंबर, उसके नंबर पर बेस भी आती है और उसके टाइप पर भी आती है। तो नंबर पर आती है तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और टाइप पर आती है तो बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो डाइवर्सिटी का मतलब ही है वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वेरिएशन किस बेसिस पे हो सकता है? उसकी स्पीशी के नंबर कितने हैं और उसकी स्पीशी के टाइप कितने हैं। तुम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी होगी ना? इकोलॉजी में हम लोग यही तो बात करते हैं कि किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी कैसे डिसाइड होती है? स्पीशी रिचनेस एंड स्पीशी इवननेस। स्पीशी रिचनेस और स्पीशी इवननेस, स्पीशी कितने टाइप की है और हर स्पीशी का काउंट कितना है। तो नंबर और टाइप। कितनी आई डाइवर्सिटी बता दो अकॉर्डिंग टू IUCN? हाँ बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 टोटल डाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन। हाँ, ये थोड़ा सा वेरिएशंस है, कई जगह 1.4 भी दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इकोलॉजी में थोड़ा सा अलग डेटा है, यहाँ पे थोड़ा अलग डेटा है। उसका रीजन बताऊंगा मैं इकोलॉजी में। अभी इतना सा ध्यान रख लो। टोटल डाइवर्सिटी कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन, जो कि नोन डाइवर्सिटी है, एंड मैनी मोर yet to be explore। बहुत सारे अभी तक एक्सप्लोर करने बाकी है। IUCN की फुल फॉर्म सबको पता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, बोलो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस।
देखो, एक तो होता है जैसे अपन बोलते हैं कि भाई 1000 टाइप के मैंगो है, 1000 टाइप के मैंगो है, और राइस जो है वो 25,000 से 1.1 से लेके 1,25,000 है। तो मैंगो कितने हैं? 1000 टाइप के। राइस कितने हैं? 1,25,000 है। इसका मतलब इनकी स्पीशी के नंबर में भी वेराइटी है। स्पीशी तो अलग है ही है, राइस एक अलग स्पीशी है, मैंगो एक अलग स्पीशी है, तो वो तो हो गया उनका टाइप। लेकिन मैंगो के अंदर भी वैरायटी, उसके नंबर, और राइस के अंदर भी वैरायटी, उसके नंबर। एक तो हो गया मैंगो एक वैरायटी है, राइस एक वैरायटी है, ये तो हो गया डायरेक्ट टाइप। राइस में भी वैरायटी है, उसके हो गए नंबर। नहीं आ रही बात समझ में? अरे मैंगो एक स्पीशी है, नहीं है, मैंगो एक स्पीशी नहीं है, और राइस एक स्पीशी है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीशीज। राइस के अंदर भी वेरिएशंस, तो उस स्पीशी के अंदर के टाइप्स, उसके नंबर। मेन टाइप में नहीं आ रहा ना। मेन टाइप अपन एक ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, और एक उसके अंदर की स्पीशीज के टाइप और देख रहे हैं। राइस के अंदर की वैरायटी देख रहे हैं। राइस तो एक स्पीशी हो गई, अब जितनी वैरायटीज कहेंगे तो सबको राइस ही, लेकिन नंबर अलग अलग हो गया ना, कि एक 1,25,000 के हैं, उधर वो कितना है, मैंगो है वो 1000 टाइप के, इस टाइप से हो गया। रियल में कल की टेंशन है तुम लोगों को? लग तो नहीं रहा मेरे को। आज की टेंशन है, क्लास कैसे निकलेगी। हाँ, टेंशन देखो भाई, एक ही सिंपल सी चीज है, पढ़ोगे, टेस्ट अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे और पढ़ने का मन करता रहेगा, और पूरा साल अच्छा जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट हमारे अच्छे जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक कहता है ना कि भाई सिलेक्शन का मोड क्या है, एक सिलेक्शन की एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है, रोज जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, उसको जाके पढ़ लो। जो पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो अपन ये क्लास में आज जो पढ़ेंगे, तुमको घर पे जाके रिवीजन में मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेगा। इतना लगेगा, वो कर लो उसको। ज़्यादा टाइम लगता है? नहीं, इतना ही लगता है। अगर आप यहाँ पे, तुम के एक्चुअली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो उसको रटते हैं बैठ के, वो लाइन याद कर रहे हैं, लाइन याद कर रहे हैं, लाइन याद कर रहे हैं। अगर लाइन याद करोगे ना, तो 2 दिन बाद उस लाइन को भूल जाओगे। एक दिन तक याद रह जाएगी, अगले दिन वापस वो का वो हिसाब, फिर तुमको लगेगा कि वो लाइन थी क्या, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरा तो पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। तो क्या किया तुमने? क्योंकि उसको रटा। लेकिन अगर उसका मतलब समझोगे, जैसे मैंने बोला टैक्सोनॉमी में 2 वर्ड आ रहे हैं, टैक्सा और नॉमी, और ये वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है, हमने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बार बार अंदर घुसने की कोशिश की, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मैंने एक ही वर्ड को इतनी बार बोला कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो रह जाएगा कि हाँ ये टैक्सोनॉमी एक्चुअली ऐसी चीज होती है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में वो बैठ रहा है। अगर मान लो 2 दिन बाद भूल रहे थे, तो 7 दिन बाद भूलोगे, तो कम से कम 7 दिन तक तो रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और 7 दिन के बीच में वापस एक बार रिवाइज कर लिया तो और परमानेंट हो जाएगा। तो यही तरीका होता है, रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके एक बार रिवाइज कर लो, और जब टेस्ट आता है तो पूरा पूरा कंप्लीट। अच्छा, रिवीजन का भी तरीका क्या है, मैंने पहले बता रखा है तुम्हें। कोई बुक ले लो, कोई भी, और इवन नंबर के क्वेश्चंस कर लो या ऑड नंबर के क्वेश्चंस कर लो। कोई बुक है तुम्हारे, डॉक्टर अली किसी के पास है, MTG फिंगर टिप्स किसी के पास है, कोई भी बुक जो तुम फॉलो कर रहे हो, तो एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें इवन नंबर के क्वेश्चंस कर लो, यानी 4th, 8th, 12th, 16th, ये कर लो। उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। मान लो 200 क्वेश्चन है तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, या 300 क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएंगे। तो एक चैप्टर एक बार तो हो गया, हम अगले चैप्टर पे आ गए। और जब मान लो कि टेस्ट आने वाला है, अब टेस्ट आ रहा है, संडे को टेस्ट है, हमने तो वो क्वेश्चन किए थे, अब क्या कर लो, ऑड नंबर के क्वेश्चन, 3rd, 6th, 9th, तो क्या होगा, 1 घंटे में 2 घंटे में तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन और हो जाएंगे। उसमें कोई कमी रह गई, उसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट पढ़ लो। अभी तक जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने सब सारा सिस्टम यही फॉलो किया है। उनसे तो पूछ के देखना है कि उन्होंने कैसे किया, वो यही किया है कि जब चैप्टर पढ़ा तब एक तरह के क्वेश्चन कर लिए, जब टेस्ट आया तो दूसरे तरह के क्वेश्चन कर लिए, दूसरे तरह के जब क्वेश्चंस किए और उसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब वो चीज हमारी मिस हो गई है, वो चीज भूल गए, उसको रिलेटेड पढ़ लिया, तो क्या हो गया, कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ये तरीका होता है। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर रिवाइज क्या करें, अब वो रिवीजन में क्या करते हैं, शुरू से लेके एंड तक पहले सारी थ्योरी पढ़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा सब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, फिर कहते हैं एक ही सब्जेक्ट हो रहा है सर पूरे दिन में, दूसरा हो ही नहीं रहा, दूसरा ही 2 ही हो रहे हैं, तीसरा हो ही नहीं रहा। तो वो क्योंकि तुम्हारा जो पैटर्न है वो रॉन्ग जा रहा है। यही तरीका है। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। एक बार में तुम चाहोगे मैं सारे ही क्वेश्चन कर लूं एक ही बार में, पॉसिबल नहीं है।
फिजिक्स में कितने होते हैं? 400 क्वेश्चन होते हैं, मान लो 300 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, वो पूरे तो होंगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो फिर कैसे करोगे? 5th कर लिया, 10th कर लिया, 15th, जब एक टेस्ट आया तो आपने वापस कोई और कर लिया, फिर अगला जब रिवीजन होगा, मान लो यूनिट टेस्ट आएगा, तो फिर और भी जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो कर लिए। तो ऐसे करते एट लास्ट तुम्हारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसमें भी सोच में पड़ गए। चलिए अब आता है नॉमेनक्लेचर। पहले नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं? साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं। हम यहां पर किसकी बात करेंगे? साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। एंड नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस, लिनेस, कैरलस लिनियस को हमने एक तो बोल दिया फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कह देते हैं। कौन है? कैरलस लिनेस कहते हैं। कैरलस लिनेस कौन से साइंटिस्ट हैं? लेटिन, ये लेटिन साइंटिस्ट है। अच्छा, इन्होंने कौन सा मेथड दिया था नॉमेनक्लेचर? बाइनोमियल। बाइनोमियल मेथड दे दिया था। बाइनोमियल मेथड में दो नाम है, इसका मतलब सामने दिख रहा है। बाइनोमियल में दो नाम चल रहे हैं। कौन कौन से 2 नेम है? बोलो। फर्स्ट नेम कौन सा होता है? जेनेरिक। एक तो होता है जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। और ऐड क्या किया इन्होंने बाद में? साइंटिस्ट नेम एब्रीवेशन। साइंटिस्ट नेम एब्रीविएशन। अरे ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के बाइनोमियल बोला है। बाइनोमियल क्या है? तीनों मिला के बाइनोमियल है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट का जो नाम में लास्ट में जो एब्रीविएशन लगाया है वो बाइनोमियल नहीं, वो ट्राइनोमियल हो गया, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट के नेम का जो लास्ट में एब्रीविएशन लगेगा, जिसको बोलते हैं लिन, LINN, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो मैंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम, जीनस नेम। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। और पीछे क्या लगाया? LINN लिन। इसका लिन क्या है? ये लिनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइंटिफिक एपिथेट है, तो वो बाइनोमियल में इंक्लूड है। ये नहीं लगाना है कि वो साइंटिस्ट का नाम पीछे रख दिया तो वो ट्राइनोमियल हो गया, ऐसा नहीं है, वो बाइनोमियल रहेगा। तो नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट हैं? ये लैटिन है, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने जो मेथड सजेस्ट किया था वो था बाइनोमियल मेथड। और बाइनोमियल मेथड में मेन तो दो नाम है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। साथ में क्या ऐड लगाना है? लगाना क्या है? साइंटिफिक नेम का एब्रीविएशन। ठीक है, वो लगाना है। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनेगा? बाइनोमियल बनेगा। बोलो यहां तक ठीक है? चले आगे। अब हुआ यह था कि कैरलस लिनियस ने अपने कुछ बुक्स लिखी थी, है ना। 1753 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम कब लिखी थी? 1753 में लिखी थी। उसके बाद में एक और बुक लिखी 1758 में, स्पीशी प्लांटेरम। फिर एक और बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरे, इसका जिक्र किया हुआ एनसीईआरटी ने। तो 3 किताबें आ गई कैरलस लिनियस की, लेकिन बहुत पुरानी है। 1753, 1758,
तो इन्हीं बुक्स को देखा उन्होंने, और सबसे पहले उन्होंने ये सारे नाम जो है इनका डिस्कशन सारा अपने बुक्स में कर रखा था। फिर गवर्नमेंट को ये पता चला कि यार ये नाम तो पहले इन्होंने दे दिए, सब अपने बुक्स में लिख रखे हैं। तो फिर 1940 में IUCN, IUCB, IUBC, IUZN, सुने हैं ये? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये अलग अलग शेल बनाए इन्होंने, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जो अभी भी इन नाम को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने नए नए नाम बनाने, क्योंकि कैरेलस लीनियस ने जो नाम देने थे वो दे दिए, बट उस टाइम उसको इतना पता थोड़ी था और भी स्पीशीज आएगी। उसी मेथड को फॉलो करते हुए नई स्पीशीज जो भी आ रही है उनको नाम कौन दे रहा है? ICBN, ICZN, ICNB, ये सब नए नाम निकाल रहे हैं, यानी उसी को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यहां तक हटा दूं? अब देखो चैप्टर ही ऐसे हैं, उसका क्या करें? मैं तुम्हारे के लिए एंटरटेनमेंट तो कैसे करूंगा मैं? ध्यान तो तुम्हें देना है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसमें से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है, बाकी आई डोंट नो। चले कैरेलस लीनियस की बुक की बात करते हैं। कैरेलस लीनियस की जो बुक है वो कौन सी है? एक तो 1753 की बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और 1758 की बुक का नाम क्या है? स्पीशी, सिस्टेमा नेचुरी थी वैसे एनिमल्स के लिए। सिस्टेमा नेचुरी भी उसकी बुक थी, सिस्टेमा नेचुरे कहते हैं इसको, नेचुरे, ये एक बुक थी। इस बुक से सिस्टेमा से वर्ड निकाला था इन्होंने सिस्टेमैटिक्स। ये सिस्टेमैटिक्स, ये टर्म भी किसने दिया था? लीनियस ने। This was given by Carlius. एक मिनट, अब इसके बताओ, अब नॉमेनक्लेचर के लिए कौन कौन सी कमिटीज हैं? In 1940 other departments developed for nomenclature. और भी डिपार्टमेंट डेवलप हो गए नॉमेनक्लेचर के लिए। सबसे पहले क्या था? ICBN, फिर ICZN, और क्या है? ICNB, ICVN, NCP, और भी बहुत सारे हैं, बट मेन जहां की हमने बात की बता दो। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड, आगे फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो टर्म्स हैं इनके फुल फॉर्म भी पूछी हुई कई बार, और ये आ जाएगा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और ICVN क्या है? कोड फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर। और ये क्या हो गया? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर कल्टीवेटेड प्लांट। अब जो भी नाम होगा, जो भी नई स्पीशीज आ रही है, उन सब का नाम इनके अंडर में आ गया। कैरेलस लीनियस ने तो सजेशन कर दिया था अपने बुक्स में, उसी को फॉलो करते हुए 1940 में कुछ डिपार्टमेंट्स डेवलप हो गए। तो ये सारे डिपार्टमेंट कब डेवलप हुए? 1940 में। तुम्हें सारे नाम याद नहीं रहे तो ये दो तो याद रखना, बॉटनिकल वाला एंड जूलॉजिकल वाला।
इसलिए। हो गया क्या? तो टेक्सोनॉमी वर्ड कहां से लिया हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। और ये सिस्टमैटिक्स टर्म कहां से लिया हुआ है? लैटिन टर्म है ये। और ये किसने दिया सिस्टमैटिक्स? लीनियस ने। और वो किसने दिया था? कैंडोले ने। एक और आएगा मॉडर्न टेक्सोनॉमी, एक टेक्सोनॉमी और आएगी मॉडर्न टेक्सोनॉमी, दैट वाज गिवन बाय हक्सले। अब बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है उसका मेथड क्या है, उसके टेक्निक क्या है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है जिसके बेसिस पे नाम रखें, वो देख लेते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच लेते हैं कि सर हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं, ऐसा सोच लेते हैं पहले ही शुरुआत में। ऐसा तो नहीं सोचते कोई? पक्का? हाँ, बट ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मतलब कोई ये सोच लेता ना कि यार होगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बताता हूं तुम्हें। मेरा स्टूडेंट राहुल, राहुल भाटी नाम है उसका। हाँ? राहुल भाटी अभी वो खैर एमबीबीएस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, फाइनल ईयर में है वो। ये नहीं कर रहा है, तो डिसिमिलैरिटीज है। बट उसकी बात बताऊं मैं तुम्हें, वो डीपीएस में पढ़ता था, लेकिन वो अपने क्लास में लास्ट आता था हमेशा। ठीक है, उसकी सिस्टर शिल्पी, वही मेरे से पढ़ी हुई है, वो लेडी हार्डिंग है मेडिकल कॉलेज में थी, ठीक है, दिल्ली में। उसका हो गया एमबीबीएस कंप्लीट, इंटर्नशिप भी चल रही है उसकी, फाइनल होने वाली है। तो उसने अपनी क्या सिस्टर को देख के और ये कर लिया, सोच लिया कि मेरे को भी नीट करना है ना। उसकी सिस्टर निकली एमबीबीएस में, लेडी हार्डिंग है मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का गर्ल्स का कॉलेज, बेस्ट कॉलेज है वो, उसमें वो पहुंच गई। तो पहुंच गए तो बहन को देख के भाई साहब ने सोच लिया कि अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मुझे भी नीट करना है, और पढ़ने की कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, पढ़ने, अब सिमिलैरिटी आई क्या? तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो 10th में मतलब ये मान के चलो कि उसके 54-55% ही रहे होंगे। तो उसके पेरेंट ने जैक लगाया और डीपीएस में साइंस दिलवा दी, जबकि स्कूल वालों ने मना कर दिया इसको साइंस नहीं देंगे हम इसको कॉमर्स भी नहीं, इसको ह्यूमैनिटीज देंगे। लेकिन फिर भी उसको तो लेनी थी, ले ली। तो 11th क्लास में आया। 11th क्लास में आया तो खेल ये रहा उसका कि पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक दिन आ रहा है, 2 दिन गायब, फिर तीसरे दिन आ रहा है और वही हालात, बहुत बुरे हालात। और वो नीट की तैयारी करेगा। फिर मैंने उसको बुलाया, भाई तू क्या करना चाहता है? कि सर मेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा तू बातों में डॉक्टर तो बन गया, अब अप्लाई भी कर उसको है ना। लेकिन वही सेम खेल हुआ क्या कि टेस्ट हुए तो माइनस में मार्क्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 5 नंबर, बायो में हालात बहुत ख़राब। ये मतलब ऐसे था उसका मामला। और स्कूल में तो जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे उसमें सबसे पीछे। तो उसके फादर मिलने के लिए आए कि सर क्या करें। शिल्पी का उधर फ़ोन आया कि सर इसके तो नंबर ही नहीं आ रहे। मैं कि तू तेरे भाई को नहीं जानती क्या तो मेरे से क्यों पूछ रही है? उससे से पूछ कि क्या है तेरा भाई तेरे साथ ही रहता था कि सर वो तो मेरे को पता है। तो फिर मैंने कहा और क्या चाहिए? फिर तेरे को पता है कि कैसा है वो, अब तू सुधार पाई क्या इस टाइम से, या तेरे पेरेंट्स सुधार पाए क्या? तो एकदम से तो वो सुधरेगा नहीं।
तो फिर भी उसके पिताजी उसको डांटते करते और पूछते थे कि सर अब क्या करें क्या नहीं करें। मैंने कहा इसको घर पे पढ़ने के लिए बैठा और कुछ नहीं है। यहाँ तो एक तो रेगुलर था नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ऐसे सिलेक्शन होते नहीं है, मतलब इस तरह से कोई होता नहीं है कुछ भी। आप सोच आपके अंदर चल रही है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसे कभी सिलेक्शन थोड़ी होता है। फिर हुआ क्या कि 12th के अंदर वो पहुंच गया। स्कूल में वही लास्ट रैंक, पता नहीं कैसे पास हुआ, मेरे को भी आइडिया नहीं, उसको भी आइडिया नहीं वो कैसे पास हुआ तो 12th में आ गया। 12th में आने के बाद में फर्स्ट चैप्टर आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सुनो, मतलब लाइफ चेंजिंग चैप्टर है ये उसका, रियल है ये रियल में लाइफ चेंजिंग चैप्टर है उसका। तो फर्स्ट चैप्टर आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना था उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसको समझ में, अरे रियल है ये उसको समझ में आने लग गया कि यार चैप्टर तो यही है, मतलब अभी तक जो चैप्टर आए थे सब खराब थे उसको समझ में आने लगा तो उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। घर जाके पढ़ता रहता और वो एक ही चीज पढ़ता रहता। फिर उस चैप्टर का टेस्ट हुआ तो अनएक्सपेक्टेड उसके बायो में नंबर आए 250। अनएक्सपेक्टेड नंबर थे उसके, मतलब बायो में नंबर आ गए 250। तो बहुत भारी मामला हो गया उसका। उसको तो वो तो 7वें आसमान पे कि जिंदगी में उसने तीनों सब्जेक्ट मिला के कभी नहीं देखा और एक ही सब्जेक्ट में आ गए। तो आया यूं कि सर मेरे मार्क्स। अरे मैंने कहा कितने गए? कि सर 250 मार्क्स आ गए। मैंने कहा भारी है यार, तू इतने मार्क्स कैसे ले, किसकी चीटिंग की? कि नहीं सर इस बार तो मैं पढ़ के आया था मैंने कहा क्यों पढ़ा? कि सर मेरे को ये चैप्टर समझ में आया। मैंने कहा तेरे को यही चैप्टर क्यों समझ में आया? तो वो तो सर बोला नहीं, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरे को पता है बेटा कि आधी नॉलेज तो उसके पास थी जो बची हुई थी वो इधर मिल गई तो पढ़ना उसने शुरू कर दिया। पढ़ते मार्क्स आ गए, मार्क्स आते इंटरेस्ट आया, तो अगले बार और पढ़ा। अगला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब तो वो मतलब, तो फिर उसने कहा कि सर अब ये तो मेरे को समझ में आ गया कि बायो में नंबर कैसे आते हैं, पढ़ने से आ जाते हैं, समझने से आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं क्या करूं? मैंने कहा वही काम कर जो तू बायो में पढ़ रहा था, वैसा कि वैसा समझ उसको। तो समझ के पढ़ेगा तो अच्छा हो जाएगा। रियल में उसके स्कूल में भी मार्क्स बढ़ गए। स्कूल में टेस्ट हो रहे थे, 10 में से 8, 9 बायो में आने लग गए। तो थोड़ा सा लेवल उसका स्कूल में बढ़ गया, स्कूल में भी चौड़ा होकर घूमने लग गया। ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी रैंक बढ़ते बढ़ते स्कूल में 10 तक पहुंच गई। फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स आने लग गए। तो अब उसका पूरा दिमाग ये हो गया कि अब मेरे को इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, हम लोग भी उड़ाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, उससे ढंग से बात करने लग गए कि बेटा तू पढ़ने लग गया। तो रैंक आ गई उसकी 10th रैंक आते आते धीरे धीरे, नो डाउट, मतलब जब उसका बोर्ड का एग्जाम हुआ उसके परसेंटेज आए 84। 12th बोर्ड में कितने परसेंट आ गए उसके? 84। मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्क्स थे उसके लिए, उसके मम्मी के लिए, पापा के लिए, उसके सिस्टर के लिए, सबके लिए। उसके सिस्टर का फोन आएगा, सर इसके 84। मैंने कहा ये मेरा नहीं, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कमाल है, लाइफ चेंजिंग चैप्टर है इसके लिए तो उससे पता है क्या सीखने को मिला? उसके बाद क्या हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नीट उसने दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नीट में उसके 300 नंबर ही आए, क्योंकि नीट अलग चीज होती है, बोर्ड अलग चीज होती है। उसमें आप रट के लिख सकते हो, लेकिन नीट में तो तुम्हें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर उसने 1 साल ड्रॉप लिया। 1 साल ड्रॉप लेने के बाद में उसने बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई की, समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, पूछता रहता था कि सर अब मैं कौन से क्वेश्चन करूं, ये चैप्टर मेरे को कैसे पढ़ना है। धीरे धीरे 300 बढ़ते 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 उसके मार्क्स आए 580 नीट में। और उसने 580 पे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता था तो मिल गया उसके, और उसका नीट में सिलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज उसने ले लिया। तो कहने का मतलब है 1 साल ड्रॉप करते तो कहां वो लड़का ऐसा जिसको खुद को अपने ऊपर यकीन नहीं था कि उसका कभी होगा भी कि नहीं होगा, और उसने खाली ऐसे ही कहता ना कि तुक्के में ले लिया साइंस, अपनी सिस्टर को देख के साइंस ले लिया और वो वहां पर पहुंच भी गया। तो वो एक स्टेप जो अपने लाइफ में होता है ना, उस स्टेप की जरूरत है कि जब हमको इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। एक बार तुम इंटरेस्ट लो पढ़ाई में, एक बार समझने की कोशिश करो, तो ओवरऑल रियल में तुम्हारा इंटरेस्ट इतना आएगा और वो जो तुम्हारा ईयर जो तुमने इंपुट किया है ना उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। खाली यूं तुम बातों में कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊंगा। कई बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर हमारा तो ओबीसी है, हमको नंबर कम चाहिए, या एससी है, हमको नंबर कम चाहिए। किसी भी कोई भी कैटेगरी हो ना, चाहे ईडब्ल्यूएस ले रखा हो, चाहे ईएसआई भर रहे हो, फादर मदर कोई भी, तो उससे भी नहीं होता है। मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, भले कोई भी कैटेगरी हो। आजकल मार्क्स तो लाना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके दिमाग में एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का गोल कैसा है, मतलब कैसा फोकस कैसा है, आपके अंदर इंटरेस्ट कैसा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके दिमाग में यह है कि नहीं मेरे को इस बार मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना उसको एकदम मन लगा के सुनोगे। यार इसमें से भी क्वेश्चन आ गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं,
मैं जब पढ़ाता हूं ना तो एक चीज दिमाग में मेरे को रहती है कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें हर चीज बताता हूं कि इसमें से ये आ सकता है, इसमें से ये आ सकता है, इसमें से ये आ सकता है, इस पे ध्यान देना होता है, इसको फोकस करना होता है, इसको हाईलाइट करना होता है। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे को पता है कि हर टॉपिक अपने अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब हमको मार्क्स इतने ज्यादा लाने हैं, हम गलती तो कर ही नहीं सकते। हमको मार्क्स इतने ज्यादा लाने हैं कि हम गलती, अब 360 में से मिनिमम 340 नंबर लाने हैं, तो क्या गलती के कोई चांस है क्या? एक या दो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अब मान लो कि तुम्हें 4, 5, 10 क्वेश्चन ही नहीं आते, तो फिर तो सिलेक्शन से तो बाहर ही चले गए। 10 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं बायो में, तो इसका मतलब क्या हुआ? बायो में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो तुम क्या करोगे? तुक्का मारोगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे मतलब 40 नंबर तो गए, 320 नंबर आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको पता है कैसे हालात होते हैं, ये तुम्हें बताइए 140, 130, 150, इससे ज्यादा पहुंचते नहीं है। तो ओवरऑल मिला के कितने नंबर आएंगे? लगभग 600 के अंदर अंदर 580। अब मान लो 580 तुम्हारे आ भी गए तो तुम खुश हो जाओगे, मेरे 580 आ गए, मिलना तो कुछ है नहीं। समझे कि नहीं समझे? एक 580 वाला बच्चा और 100 नंबर वाला बच्चा बराबर है मेरी नजरों में, क्योंकि दोनों को एमबीबीएस नहीं मिलना है। ये तो सही है। अगर कोई स्टूडेंट 100 नंबर लेके आया है और एक स्टूडेंट 580 मार्क्स लेके आया, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों को एमबीबीएस नहीं मिलना है, जो उसका टारगेट था। ठीक है, चलो अगर वो बीडीएस लेता है, आयुर्वेद लेता है ना, वेटनरी लेना चाहता है, तो वो 580 वाला फिर भी ले सकता है, लेकिन एमबीबीएस तक तो नहीं पहुंचेगा ना। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मार्क्स कट ऑफ से ऊपर ही जाए, और नहीं तो फिर खत्म, फिर कुछ और सोचना चाहिए, है ना। जब हमने डिसाइड ही कर लिया है कि यार हमको अब मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो कम से कम उसके लिए मेहनत भी तो पूरी होनी चाहिए। सुपरफिशियली तैयारी करने से, सुपरफिशियली पढ़ने से कुछ हो सकता है क्या? आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे ना, क्योंकि 2 घंटे की पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे 90 में से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं बायो में, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं बोलता हूं नहीं होगा। कोई स्टूडेंट आके कहता है मेरे 90 में से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं बायो में, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैं कहता हूं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन पीछे के 10 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, क्योंकि 80 हर वो बच्चा सही करेगा जिसने 1 या 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी है। 80 क्वेश्चन का लेवल ही वही है, इजीली करेक्ट हो रहे, इजीली करेक्ट हो रहे, इजीली करेक्ट। अब तुम 80 में से भी कम करोगे तो तुम्हारा नामो निशानी नहीं है। सर मारिक नहीं आ रही? तो बच्चे बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी लेवल हाई चल रहा है, बहुत जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं। सबको पता है कि अपने लिए ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ कितनी फास्ट चल रही है। क्या लाइफ में एक ही चीज है, पढ़ना? नहीं, लाइफ बहुत ग्लोरियस है, मतलब ये लाइफ वापस नहीं आनी। मैं ये मानता हूं कि लाइफ दोबारा से वापस नहीं आनी। किसी ने नहीं देखा पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, अगला जन्म होगा या पिछला जन्म क्या था, किसी को नहीं पता है। यही लाइफ है, इसी में सब कुछ करना है, इसी में सारा एंजॉयमेंट करना है, इसी में हमको दुनिया देखनी है। तो अगर तुम इसी चीजों में लगे हुए रहोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? तो इसलिए जो टाइम हमने दे दिया है, इसमें फटाफट उस चीज को अचीव करके और आगे निकलो, यही तो है। तो कितना टाइम पढ़ना है? 6 महीने, 7 महीने, इतना ही तो पढ़ना है कि बोर पूरे जिंदगी पढ़ना नहीं। 6 महीने, 7 महीने, फिर क्या होगा? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है? पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे प्रोफेशन के लिए, अब पैसा कमाने के लिए पढ़ना है। अब हमारा मोटो वो है, क्योंकि एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट जो भी है वो सब किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? मनी फैक्टर पे जुड़ा है ना। एम विटामिन आना चाहिए, तो इसके लिए मनी तो चाहिए, और मनी के बिना कुछ होता नहीं है, और मनी कोई दे नहीं सकता तुम्हें मांगने से, तुम्हें खुद अर्न करना पड़ेगा। कटोरा लेके 2 नंबर, ये सारी चीजें होती नहीं है ये। चलो, मेरे को बोलना था जो मैंने बोल दिया, अब तुम लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। फोकस रहने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। मैं बार बार एक ही पॉइंट तो कहता हूं कि सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, कोई भी चाहे ना वो सिलेक्ट हो सकता है, बट उसके मन में आना चाहिए कि मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मम्मी पापा ने भेज दिया इसलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टाइम पास करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ठीक है भेज दिया, कर लो, साल निकाल दो, ठीक है, और कुछ कर लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे, तो ये गोललेस स्टडी है, इसका कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है ये। इसलिए पहले से दिमाग में ये रखो कि हमको करना है, और हर कोई कर सकता है। चले आगे। अच्छा, बाइनोमियल मेथड के रूल्स क्या है? बाइनोमियल मेथड के रूल्स क्या है? रूल्स बताओगे? चलिए, रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? हाँ, तो ये प्रिंटेड या रिटर्न इन इटैलिक होना चाहिए। प्रिंटेड और रिटर्न इन
इटैलिक। अगर इटैलिक लिख रहे हैं इसका मतलब ये कौन सा ओरिजिन दिखा रहा है? लैटिन ओरिजिन दिखा रहा है। अगर आपने प्रिंट किया है और अगर आपने लिखा है तो कैसा होना चाहिए? इटैलिक। इटैलिक मतलब टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा लिखा होना चाहिए। तो तिरछा वो बता रहेगा कि इसका ओरिजिन किससे हुआ है? लैटिन से हुआ है। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो, अगर वो हैंड रिटन है तो अंडरलाइन सेपरेटली होना चाहिए। सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। फर्स्ट नेम किसका है? हाँ, जो फर्स्ट नेम है वो जीनस का है और सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा, कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉलर है? फर्स्ट लेटर जो जीनस का है तो वो तो हो गया कैपिटल, या आप कह सकते हो अपर केस। और जो फर्स्ट लेटर होगा स्पीशी का वो स्मॉलर होगा। अब एग्जांपल देते हैं। मैंजीफेरा इंडिका लिखें अपन। मैंजीफेरा इंडिका, और साथ में क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हमने हाथ से लिखा हो तो अंडरलाइन हो गया। ये मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? ये मैंगो का नाम है। अच्छा, पीछे हम क्या लगाएंगे इसमें? लिन। ये तो हो गया साइंटिफिक एब्रिवेशन। ये साइंटिफिक एब्रिवेशन हो गया। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और क्या रूल है? बस उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसलिए हमने अंडरलाइन भी नहीं किया है। वैसे जनरली ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, रोमन में नहीं बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शॉर्ट नेम होना चाहिए उसका, इसलिए बोल दिया एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब है शॉर्ट नेम, रोमन मतलब शॉर्ट नेम, LINN। इसमें देखो L कैपिटल लिखा हुआ है, लिन में जो L लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है? कैपिटल लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो लेटर होगा साइंटिस्ट के नेम का भी वो भी कैपिटल होगा। तो कैपिटल कौन कौन सा हो गया? जीनस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल दिख रहा है और साइंटिस्ट का जो फर्स्ट एब्रिविएशन का जो लेटर है वो भी कैपिटल है, स्पीशी का स्मॉल है। तो प्रिंटेड और रिटन इन इटैलिक, अगर आप प्रिंट कर रहे हो या लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? इटैलिक लिखोगे। इटैलिक वो बता रहा है कि इसका ओरिजिन लैटिन से हुआ है। हैंड रिटन अगर है तो सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का होगा, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होगा। फर्स्ट लेटर जो जीनस का होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर जो स्पीशी का होगा वो स्मॉलर होगा। बिल्कुल आसान। ट्राई, इसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आ गया। इसके बाद आया जो बताया था लेमार्क ने। लेमार्क साइंटिस्ट याद है तुम्हें? उसने बता दिया था कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। उसमें तीसरा जो नाम है वो सब स्पीशी का है। स्पीशी के बाद सब स्पीशी। होमो सेपियंस सेपियंस, कॉर्वेस स्प्लेंडेस स्प्लेंडेस, है ना? होमो सेपियंस, निएंडरथल, वो सब स्पीशी होगी। चल सकता है सर, एक स्पीशी उसके बाद में सब स्पीशी। हटा दो ये। डन। तो ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर के रूल्स। अच्छा, एक होता है टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स नाम सुना है क्या? टॉटोनिम्स का मतलब है जब जीनस और स्पीशी सेम हो। जीनस एंड स्पीशी, जीनस और स्पीशी अगर सेम हो तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर एनिमल्स।
ओनली फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर प्लांट। जिसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे गौरिला, गौरिला, नाजा, नाजा, स्नेक का नाम है ना, स्नेक के लिए क्या हो गया, नाजा, नाजा। गौरिला एंड गौरिला, तो ये जो नेम है गौरिला, गौरिला, नाजा, नाजा, ये सब एनिमल्स के लिए हो सकते हैं। प्लांट में जैसे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा कभी नहीं होगा, इंडिका, इंडिका कभी नहीं होगा, प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है। और एक हो सकता है सब स्पीशी नेम, तो सब स्पीशी नेम, स्पीशी और सब स्पीशी सेम होते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, साइनोनिम्स। ये क्या है, टॉटोनिम्स। स्पीशी और सब स्पीशी सेम हो तो क्या बोल सकते हैं, साइनोनिम्स। अच्छा, ट्राइनोमियल किसने बता दिया था, नॉमेनक्लेचर दे दिया था बाय लेमार्क। तो इसमें फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, जीनस, फिर क्या आ जाएगी, स्पीशी, और थर्ड नेम भी क्या हो जाएगी, सब स्पीशी। जीनस, स्पीशी एंड सब स्पीशी, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर यहां पे कंप्लीट। तो टॉटोनिम्स किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनिमल्स ओनली। इसका मतलब क्या हो गया, जो जीनस और स्पीशी है वो दोनों नेम सेम। रैट का भी नाम होता है रेटस, 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 रेटस। सब स्पीशी, डॉग के लिए, डॉग, डॉग की सब स्पीशी। हो गया ये। अब आते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन पे। ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक साइंटिस्ट ने दिया, लेमार्क ने। वो कह रहा है कि एक नाम तो होना चाहिए जीनस का, दूसरा नाम होना चाहिए स्पीशी का, और तीसरा नाम होगा उसकी सब स्पीशी का। अब ये सब स्पीशी कैसे, होमो सैपियन, ह्यूमन का एक नेम है होमो सैपियंस, पीछे एक और स्पीशी लगती है सेपियंस। तो जो पीछे वाला एक और नाम है, तीसरा नाम है सेपियंस, वो सब स्पीशी है। जो तीसरा मैंने नाम बोला है होमो सेपियंस, सेपियंस, तीन नाम बोले मैंने। होमो तो क्या हो गया, जीनस, एक सेपियंस क्या हो गया, स्पीशी, और दूसरी सेपियंस क्या हो गया, उसकी सब स्पीशी। तो तीन नाम हो गया, स्पीशी, सब स्पीशी, और उससे पहले जीनस। सब स्पीशी जैसे मान लो होमो सैपियंस निएंडरथैलिस, निएंडरथाइल की टाइप की सब स्पीशी और वैरायटी उसकी। होमो सैपियंस निग्रोइंस, निग्रो टाइप की स्पीशी। होमो सैपियंस एल्बिनिंस, एल्बिनो टाइप की स्पीशी। वो ये बता रही है कि उसकी भी वैरायटी है, और वैरायटी है उसमें। जैसे हमने कहा था ना कि टाइप, स्पीशी के भी सब टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो आ रहा है उसमें ट्राइनोमियल में। क्लासिफिकेशन पे आ जाए अब। अच्छा, टेक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुआ। इसका जो बेस है वो है एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर बाहर की मॉर्फोलॉजी देख के, एक्सटर्नल फीचर देख के अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया अपने आप में टेक्सोनॉमी। अब आ रही है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मैंने कहा इसमें अपन और क्या चेक करने वाले, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब यहां पे दो चीज आ जाएगी, ऑन्टोजेनी प्लस फाइलोजेनी। दो चीजें इसमें आ रही है सिस्टमैटिक्स में, ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब है हिस्ट्री ऑफ स्पीशी, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशी।
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशी, यानी अगर टेक्सोनॉमी के साथ में उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? सिस्टमैटिक्स। तो दो चीजें आप चेक कर रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर तो देख ही रहे हो, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर तो देख ही रहे हो, और साथ में क्या देख रहे हो? वो ऑर्गेनिज्म आया कैसे है, कैसे इवॉल्व हुआ है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। यानी सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, ये सिस्टमैटिक स्टडी होगी। पहले तो हमने देखा ये स्पीशी आई कैसे और वो स्पीशी दिखती कैसी है, वो स्पीशी आई कैसी है और दिखती कैसी। यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? सिर्फ स्पीशी दिखती कैसी है, आई कैसे ये पता नहीं है। दोनों में फर्क समझ में आ गया क्या? टेक्सोनॉमी क्या बता रही है? ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बार बार से हम स्पीशी देख रहे हैं, और ये क्या बता रही है? वो स्पीशी का पहले एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर वो दिख कैसे रही है। तो सिस्टमैटिक हो गया, ये सिस्टम के साथ चल गया। इसमें क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है? इसमें क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो मॉर्फोलॉजी तो है, साथ में सम इंटरनल फीचर्स हैं। सम इंटरनल फीचर्स भी इसके अंदर आ गए। और थर्ड है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। थर्ड क्या आ गया? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसने दिया था? बाय हक्सले। इसमें क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? इसमें क्लासिफिकेशन का जो बेस है वह मॉर्फो तो है ही है, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर सब आ गया, प्लस एम्ब्रियोलॉजी यानी ऑल इंटरनल फीचर्स। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है, आप ये कह सकते हो कि एक जो स्पीशी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, यहां पर अपन सिर्फ एम्ब्रियो देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं देख रहे। अभी सिर्फ देख रहे हैं एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो का डेवलप, वो एम्ब्रियो बन कैसे रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, इंटरनली वो कैसे डेवलप हुआ, वो देख रहे हैं। स्टेज है एम्ब्रियोलॉजी। तो टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आ गया? मॉर्फोलॉजी तो आ ही गया, साथ में और क्या आ गया? इंटरनल, कुछ इंटरनल फीचर्स आ गए। और बहुत ज्यादा इंटरनल फीचर्स को लेके क्लासिफिकेशन करने वाले को हमने क्या बोल दिया? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो किसने कर दिया था? हक्सले ने कर दिया था। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, इन दोनों में से वो कौन है जो स्पीशी के एवोल्यूशन को बताएगा? सिस्टमैटिक्स। इन दोनों में से स्पीशी का एवोल्यूशन बताएगा सिस्टम। इसलिए क्या नाम दे दिया? सिस्टेमेटिक स्टडी। इसके बारे में डिस्कशन किसने किया है? कैरलस लीनियस ने। कौन सी बुक में किया है? सिस्टेमा नेचुरे में किया है, सिस्टेमा नेचुरे ने। ठीक है, तो बता दो एक बार फिर से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट नेम किसका है? जीनस का है। सेकंड नेम किसका है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, किसका लेटर कैपिटल होगा? जीनस के फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉलर होगा। राइट? अगर आप इसको टाइप करते हो या लिखते हो तो कैसे लिखोगे? इटैलिक। इटैलिक लिखने से क्या पता चलता है? ये इटली से है तो ये लैटिन इन ओरिजिन है। इटैलिक लिखने से ये नहीं लगता कि इटैलिक इन ओरिजिन है, इटैलिक लिखने से पता चलता है लैटिन इन ओरिजिन है। और अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली, दोनों के नीचे एक कॉमन लाइन नहीं आएगी, सेपरेट अंडरलाइन आएगी। क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिस्ट का एब्रिविएशन शामिल है? शामिल है। तो क्या आएगा? LINN, लेन। क्या साइंटिस्ट के एब्रिविएशन के नीचे लाइन अंडरलाइन करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो फुल नेम नहीं है, वो एब्रिविएशन है। क्योंकि वहां पर वो फुल नेम नहीं है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएशन है। और जो साइंटिस्ट का नाम है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। व्हाट आर टॉटोनिम्स? जिनका जीनस और स्पीशी सेम होता है। तो क्या ये प्लांट्स के लिए है या एनिमल्स के लिए? ये एनिमल्स के लिए। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? लेमार्क ने दिया। जो तीसरा नाम है वो किसका है?
सब स्पीशी का है। अगर स्पीशी और सब स्पीशी दोनों सेम है तो क्या बोलोगे? साइनोनिम्स। उसको क्या बोल दोगे? साइनोनिम्स, जिसमें स्पीशी और सब स्पीशी दोनों सेम। क्लियर है? मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसने दिया है? सिस्टमैटिक्स किसने दिया है? कैरलिस लिनियस ने। टेक्सोनॉमी खुद किसने दिया है? कैंडोले। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरलिस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरलिस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरलिस लिनियस। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अच्छा बता दो टेक्सोनॉमी में स्टडी का सीक्वेंस क्या है? मैंने 4 पॉइंट बताए थे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है तो आना चाहिए। डन? अच्छा मेरे को बताओ व्हाट इज टेक्सा? व्हाट इज टेक्सा? बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल दिया। ग्रुप, वो तो हमने बात की थी। वो तो मैंने बोल दिया था कि टेक्सा इज ए ग्रुप। वापस तुमने कह दिया टेक्सा इज ए ग्रुप। मतलब ये वो यूनिट है, ये वो बेस है जिस पे आप किसी को क्लासिफाई कर सकते हो या किसी का ग्रुप बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं डॉग्स, एक मैंने वर्ड बोला डॉग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में वो डॉग की फीचर्स आ जाएगी कि डॉग कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोलता हूं कैट, तो तुमको कैट जो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आएगी उसमें डॉग नहीं आएगा, उसमें कैट ही आएगी। बहुत तगड़ी लाइन बोली कि जब मैं डॉग का फीचर करूंगा तो ये आएगा मेरे दिमाग में। कैसे बच्चे हो तुम लोग यार हैं? तो जब डॉग बोला जाएगा वर्ड, तो जितने भी टाइप के वैरायटी के डॉग है उनकी पिक्चर आएगी दिमाग में। और जब कैट बोला जाएगा तो कैट की पिक्चर्स आएंगे। एलिफेंट बोलेंगे तो एलिफेंट। तो जिसका क्लासिफिकेशन, जिसका ग्रुप पॉसिबल है, जिसको तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? टेक्सा। जिसको सबसे सिंपली आइडेंटिफिकेशन करके ग्रुप बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं टेक्सा। तो आप ये कह सकते हो इट इज द बेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, इज अ बेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ये वो बेस है जिसका हम ग्रुप बना सकते हैं, जिसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं, उसको बोलते हैं टेक्सा। एग्जाम्पल इज डॉग क्या है? एक टेक्सा है। डॉग अपने आप में टेक्सा है। कैट भी अपने आप में एक टेक्सा है। और टेक्सा क्या हो सकता है? व्हीट टेक्सा है। जब व्हीट को तुम सोचोगे तो राइस तो नहीं आएगा, व्हीट का ही पिक्चर आएगा। एनिमल्स बोलते हैं तो भी क्या है? टेक्सा है। मैमेलियंस बोलते हैं तो भी अपने आप में वो क्या है? एक टेक्सा है। क्योंकि ये सब अपने आप में कोई एक ग्रुप या कोई एक फीचर को आइडेंटिफाई कर रहा है। एनिमल जब सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हमने कहा ये एक एनिमल है, तो तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। एक, वो लोकोमोशन करेगा। दूसरा, वो कार्निवोर होगा। या तो वो मूवमेंट करेगा या फिर वो क्या होगा? कार्निवोर होगा, यानी हेट्रोट्रॉफ होगा, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। मैमल जब तुम दिमाग में सोचोगे तो तुमको 2 बातें दिमाग में आएगी। एक, एक्सटर्नल पिन्ना, कि इसके अंदर पिन्ना होगा और बॉडी पे हेयर्स होंगे, और मेमोरी ग्लैंड्स, जो यूनिक फीचर है इसका। तो ये तुम्हारे दिमाग में आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको सोचने पर एनिमल्स के जो फीचर्स हैं हमारे दिमाग में आते हैं, तो उसको हमने क्या बोला है? टेक्सा। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन कैटेगरीज? क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज कौन सी है? क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज कौन कौन सी है? 7 कैटेगरीज होती है। वेरी गुड। कितनी कैटेगरी है टोटल? 7 कैटेगरीज है। अच्छा, क्या इन 7 कैटेगरीज को 7 टैक्सॉन भी बोलते हैं? क्या इनको 7 रैंक भी कहते हैं? हमको जब क्लासिफिकेशन करना पड़ा तो हमने इसकी 7 कैटेगरीज बना दी, जिस जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। इन्हीं को हमने बाद में क्या कह दिया? टैक्सॉन। और इन्हीं को हमने क्या बोल दिया अलग से? ये रैंक है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले हमने किंगडम बोला, पहला तो हो गया किंगडम। किंगडम के बाद बोलो फाइलम। फाइलम या फिर डिवीजन है। फाइलम किसके लिए? डिवीजन किसके लिए?
एनिमल्स के लिए फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीजन, इसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, के बाद फैमिली, के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशी। ये सारे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये कौन सा ऑर्डर है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं स्पीशीज से लेके आता तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर कह रहे हैं। वाई? इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि जो किंगडम है वो हाईएस्ट कैटेगरी, हायर कैटेगरी है। तो सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। और सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्पीशी। तो सबसे छोटी कैटेगरी होगी स्पीशी और सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होगी? तो हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है? कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। उधर से आएंगे तो डिक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। देखिए, हाँ एक बार नोट कर लो, फिर बात करते हैं। व्हाट इज टेक्सा? वाउस बता दो, क्या है टेक्सा? बेस ऑफ ग्रुप फॉर्म। ये वो बेस है जिसके बेसिस पे अपन ग्रुप बना सकते हैं। यानी ये अपने को कैरेक्टर बताते हैं, ये बताते हैं कि हाँ ये वाले कैरेक्टर वाला एक ग्रुप है, ये कैरेक्टर वाला एक ग्रुप है, ये कैरेक्टर वाला एक ग्रुप है। जैसे हमने वीट बोला, तो जो भी वीट के जैसे दिखेंगे वो सब एक वेट ग्रुप में आ जाएंगे। हमने बोला कैट, जो भी कैट के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होंगे वो सब, हम इसलिए बोल देते हैं टाइगर इज ए बिगर कैट, तो क्योंकि वो कैट जैसे दिखते हैं, कैट जैसे फीचर्स हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर, बिहेवियर भी उसका वैसा ही है ना। ह्यूमंस भी अपने आप में टेक्सा है, मतलब जिसका ग्रुप बना सकते हो, जिसके पिक्चर बन सकती है, दिमाग में आ सकती है, एक जैसे दिखने वाले, उन सबको क्या बोल देंगे? टेक्सा। तो टेक्स ग्रुप बोलना एक अलग चीज होगी, साइंटिफिकली उसको टेक्सा कह देते हैं। या तो बोल दो ग्रुप, अब उसको साइंटिफिकली बोलो तो क्या बोलोगे? टेक्सा। समझ में आई बात? कितनी कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? टोटल 7 कैटेगरी है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? 7 टेक्सॉन बोलते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? 7 रैंक कहते हैं। देखो इनके बारे में एनसीईआरटी ने और ज्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, बहुत तगड़ी बात, कि बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन आया तो हो सकता है। जैसे तुम लोगों ने बोला, हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या बोला? हायर कैटेगरी। उसको हमने क्या बोला? स्मॉलेस्ट या स्मॉलर कैटेगरी बोल दिया। तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूं तो बताओ सही है या गलत है? जीनस इज हायर देन स्पीशी, ये सही है। जीनस, फैमिली इज द हायर देन जीनस, सही है। ऑर्डर इज हायर देन फैमिली, क्लास इज हायर देन ऑर्डर, और ऑर्डर इज लोअर देन क्लास, सही है। ऑर्डर इज लोअर देन क्लास। ये तो बात चल रही है किसकी? कैटेगरी के बेसिस पे। अब मैं ये बोलता हूं, बताना सही है गलत है। क्लास इज हायर रैंक देन ऑर्डर, क्लास इज हायर रैंक देन ऑर्डर। ये सही, बस ये मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? सुनो, इसलिए नहीं है, इसको रैंक देते हैं फर्स्ट, क्योंकि हाईएस्ट कैटेगरी है ना, इसको रैंक देते हैं। ये एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है, 99% 80% तक चांस तो नहीं आएगा, लेकिन टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है तो आ सकता है। इसको क्या रहते हैं? फर्स्ट रैंक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अगर तुम्हारी क्लास में 7th रैंक आती है तो तुम्हारी रैंक हायर है या लोअर है? बस यही तो बात करनी है। अगर तुम्हारी 7th रैंक आती है तो तुम टॉप कर रहे हो या पीछे हो? पीछे हो। और तुम्हारी अगर रैंक फर्स्ट आती है तो मतलब तुम टॉप रैंक पर हो। इसका मतलब जो फर्स्ट रैंक वाला है वो टॉप रैंक का है, और जो ये है तो वो लास्ट रैंक का है। चलो अभी एक बार तो लिखो, फिर आगे बात करें। एक बार और ये बता दूंगा मैं क्या चल रहा है।
रैंक वाइज। मेरे ये था कि जैसे ये तो पता चल गया ना, ये कैटेगरी हायर है कि लोअर है, ये कैटेगरी इससे हायर है इससे लोअर है, ये कैटेगरी इससे हायर है इससे लोअर है, यानी जैसे अपन आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रैंक कैसी हो रही है? अगर मैं इसको फर्स्ट रैंक देता हूं, अगर वो फर्स्ट रैंक है और ये फर्स्ट रैंक है, तो अगर मान लो ये फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट है, हमने बोला इट इज ए स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट, तो मान लो मैंने इसको फर्स्ट रैंक दिया, इसको सेकंड रैंक दिया, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ दिया, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ दिया, तो बताओ स्पीशी फर्स्ट रैंक पर है तो इसका मतलब टॉप रैंक हुई या लास्ट रैंक हुई? ये टॉप रैंक हुई। तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं रैंक डिक्रीज हो रही है बट कैटेगरी हायर हो रही है। ठीक है, बट अभी तुम लोग यही दिमाग लगाओगे जैसे तुम लोग सब लोग बोल ही रहे थे कि नहीं रैंक भी वही सेम ही होगी, है ना भाई? होगी नहीं है। 7 कैटेगरी 7 टैक्स। एक ही हटा दूं क्या एक बार, क्या नहीं? क्या आज एसी वैसे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं तो यहां पे हो ना। कहां से? अब जैसे सबसे नीचे मैंने लिखा है स्पीशी, स्पीशी के बाद जीनस के बाद फैमिली, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद क्या आ गया? किंगडम। अब बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है? ये वाला ऑर्डर कैसा है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। क्यों बोला मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर? बोलो। क्योंकि स्पीशी को हमने क्या कहा है? स्पीशी इज स्मॉलेस्ट और लोअर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको और क्या कह दिया हमने? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह दिया। अच्छा, जब मेरे को रैंक देना पड़ा तो मैंने रैंक कहां से स्टार्ट किया? यहीं से किया। ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक, ये फिफ्थ रैंक, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया तो नीचे से स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने लिखा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सेवेंथ रैंक, ये सेवेंथ रैंक। अब बताओ ये रैंक हायर है या लोअर है? ये लोअर है। और ये तो रैंक वाइज स्पीशी हायर है बट कैटेगरी वाइज लोअर है। रैंक वाइज हायर है, कैटेगरी वाइज लोअर है, क्योंकि लोवेस्ट कैटेगरी है या हाईएस्ट कैटेगरी, ये असेंडिंग ऑर्डर है। कैटेगरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा बताओ मेरे को, क्या ये एक स्पीशी टैक्सॉन है? क्या स्पीशी एक टैक्सॉन है? जीनस भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी क्या है? एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, सब एक टैक्सॉन है। ये सब अपने आप में टैक्सॉन है। अच्छा बताओ, जब मैं ये सोच लेता हूं, मान लो ये तो टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, और मैंने एक जीनस का नाम ले लिया या स्पीशी का नाम ले लिया। मैंने मान लो हमने कोई स्पीशी बोल दिया मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका मैंने वर्ड बोल दिया, ठीक है? या मान लो मैंने डॉग बोल दिया, एक टर्म यूज में ले लिया मैंने डॉग। अब डॉग कौन है? डॉग कौन है? टेक्सा। डॉग तो अपने आप में हो गया टेक्सा। क्या डॉग एक मैमल है?
डॉग एक मैमल है? क्या डॉग एक एनिमल है? तो डॉग का किंगडम क्या है? एनिमल। क्या डॉग एक मैमल है? क्या वो कॉर्डेटा में आता है? वो एक कॉर्डेट है, वो एक मैमल है, ठीक है, और उसकी अपनी कोई फैमिली भी है। इसलिए डॉग नाम लेते, डॉग यानी मैंने एक टैक्सा बोला है, टैक्सा नाम बोलते बहुत सारे टैक्सोन आ गए, तो टैक्सा इज सिंगुलर, तो टैक्सोन क्या हो गया? प्लूरल। यानी अपन बोल सकते हैं बहुत सारे टैक्सोन मिलकर एक टैक्सा बनाते हैं। टैक्सोन मिलकर एक टैक्सा बनाते हैं, तो टैक्सा अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और टैक्सोन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। डॉग बोलती कितनी सारी बातें दिमाग में आ गई, बहुत सारी आ गई, तो बहुत सारे टैक्सोन आ गए, तो इसका मतलब बहुत सारे टैक्सोन मिलके क्या बना देंगे? टैक्सा। तो मैं अगर ये बोलता हूं टैक्सोन से क्या बन गया? टैक्सा। हाँ, हर कैटेगरी को टैक्सोन बोलते हैं, हर कैटेगरी को टैक्सोन बोलते हैं। तो कैटेगरी और टैक्सोन सेम है। स्पीशीज कैटेगरी एंड टैक्सोन, जीनस इज कैटेगरी एंड टैक्सोन। हाँ हाँ, देखो, क्लास इज हायर रैंक देन ऑर्डर, तो क्या हो गया? नहीं, इसलिए तो देगा नहीं ना, इसलिए तो उन्होंने दिया नहीं। रैंक वाले टॉपिक को एनसीईआरटी ने उड़ा दिया, पहले चलता था अभी उड़ा दिया उन्होंने, तो 80% चांस नहीं आएगा। अगर आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि हायर रैंक कौन सी है, लोअर रैंक कौन सी है, तुम स्पीशी को क्या बोलोगे? हायर रैंक, और किंगडम को क्या बोलोगे? लोअर रैंक। अगर आ गया तो। स्पीशी दो टाइप की होती है, बता सकते हो कौन कौन सी? दो टाइप की स्पीशी, टैक्सोनॉमिकल स्पीशी, टैक्सोनॉमिकल स्पीशी, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्पीशी। दो टाइप की स्पीशी होती है, टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल। टैक्सोनॉमिकल तब बोलते हैं जब वो मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ग्रुप। अगर वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम है तो अपन ने उसको क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमिकल स्पीशी। तो इससे पता चल गया, इस बात से प्रूव हो गया कि टैक्सोनॉमी सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफिकेशन करता है। टैक्सोनॉमिकल स्पीशी वो ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो किस पर सिमिलर है? मॉर्फोलॉजी पर, एक्सटर्नली सिमिलर है। बायोलॉजिकल स्पीशी टर्म वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, हाँ, गिवन बाय मेयर। अच्छा, ये कौन था? मेयर था कौन वैसे? अपन क्या बोलेंगे? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इसको नीचे लिखते हैं। वैसे बायोलॉजिकल स्पीशी होती क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can be potentially interbreed। जिनमें पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्पीशी कहते हैं। एवोल्यूशन में जब अपन लोग ऑन्टोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो एवोल्यूशन में अलग है, यहां पे अलग है। चलिए बच्चों, टाइम ओवर। इंटरब्रीड जिसके अंदर पॉसिबल है, जिनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, सेम टाइप की स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, तो जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं
उनको इसने क्या बोला है, बायोलॉजिकल स्पीशीज। जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सेम दिखते हैं उसको इन्होंने क्या बोल दिया, टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज। समझ में आया? अब मान लो सेम दिखते हैं लेकिन ब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो क्या वो स्पीशी है? नहीं है। वो सेम भी दिखेंगे और उनमें ब्रीडिंग भी पॉसिबल है, तो वो अपने आप में स्पीशी है। इसलिए पता है म्यूल इज ए टैक्सोनॉमिकल स्पीशी बट नॉट बायोलॉजिकल स्पीशी। म्यूल इज ए टैक्सोनॉमिकल स्पीशी बट नॉट ए बायोलॉजिकल स्पीशी, क्योंकि म्यूल क्या है, इनफर्टाइल है, उसको क्रिएट किया है, स्टेराइल है। वो स्टेराइल मतलब परमानेंट हो गया, एक वो जो टेम्परेरी है, हो सकता है उसमें पॉसिबिलिटी है, तो स्टेराइल है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन बायोलॉजिकल स्पीशी। एक चलिए बच्चों, थैंक यू।